आपकी युवावस्था से, आपकी युवा राजनीति से ऐसा कौन सा व्यक्तित्व रहा जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर रहा? रोजगार को लेकर एक बड़ी सवाल उठता है युवाओं के मन में भी और विपक्ष के पास भी एक ही प्रश्न उठता है कि रोजगार रोजगार रोजगार। 16 वर्ष सफलता के गौरवशाली पूर्ण होने पर बधाई के साथ साथ आने वाले वर्षों के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हिंदी दिवस की आत्मीय शुभकामनाएं देते हुए मैं विनय उजाला परिवार की ओर से द वीयू शो में आपका आत्मीय स्वागत करता हूं। विभिन्न विभूतियों से मिलते हुए आज हम आप पहुंचे हैं प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्रद्धेय राजेंद्र शुक्ल जी के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीयू स्टूडियो में। आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि आप विनय उजाला नेशन बिल्डर अवार्ड समारोह में यहाँ पधारे हैं और एक सुसंयोग ये जुड़ता है कि हिंदी दिवस भी आज है। प्रदेशवासियों को हिंदी दिवस पर क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? हिंदी दिवस की सभी को बहुत शुभकामनाएं। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हम सबको हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके अपने राष्ट्रभाषा को मजबूत करते हुए देश को मजबूत करने का संकल्प सभी को आज लेने का दिवस है। मध्य प्रदेश की सरकार भी लगातार हिंदी को प्रोत्साहन दे रही है। आपको मालूम ही होगा कि MBBS और इंजीनियरिंग की परीक्षा जो आमतौर पे अंग्रेजी के अलावा हो सकती है, कभी कोई सोचता भी नहीं था, लेकिन हमारे भारत के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रयासों से और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम सब MBBS की पढ़ाई हिंदी से उपलब्ध हो सके, इसके लिए तमाम हिंदी की पुस्तकें मेडिकल कॉलेजेस को दे चुके हैं। और पिछले दिनों एक ऐसा उदाहरण सामने आया कि एक मंडला जिले की एक बच्ची जी जो नीट का एग्ज़ाम क्लियर करके और मेडिकल में प्रवेश लेने के बाद फर्स्ट ईयर में अंग्रेजी होने के कारण वो फेल हो गई, लेकिन जब हिंदी का ऑप्शन दिया गया तो फिर वो बड़ी आसानी से पास हो गई। इसका मतलब ये है कि हिंदी भाषा में यदि हम उसको प्रोत्साहित करते हैं तो हमारे देश के बहुत से बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने में सफल हो सकते हैं, निश्चित रूप से, और ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देके डॉक्टरों की कमी को भी दूर कर सकते हैं। इसलिए हिंदी दिवस के अवसर पर हम सबको यही संकल्प लेना चाहिए कि हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा हम बातचीत में उपयोग करें, जिससे कि इस हिंदी को प्रोत्साहन मिले। और जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लंबे समय से हमारे देश के अंदर लोगों के दिल में बैठ गया था कि अंग्रेजी नहीं बोलेंगे तो शायद हमको उतनी बहुत पढ़ा लिखा और बहुत ही माना नहीं जाएगा, प्रगतिशील नहीं माना जाएगा, ये जो ग्रंथि है जी उसको निकाल के दूर फेंकने की आवश्यकता है। इसलिए हम सब हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। यही हिंदी दिवस मनाने का तभी सार्थकता पूरी हो पाएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। भारतीय जनता पार्टी को संस्कृति और संस्कार की पार्टी माना जाता है और वो है भी। वर्तमान दौर में जैसा आपने कहा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है युवाओं में कि अंग्रेजियत नहीं होगी या अंग्रेजी आती तो उससे जुड़ा संस्कार भी चला आता है, फिर वो पाश्चात्य वेशभूषाएं भी चली आती है उसके साथ में, वो चिपक के आने वाली जैसी बात है। तो युवाओं में जो हिंदी के प्रति एक लगाव कम हो रहा है, अंग्रेजी पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भाग रहे हैं, उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, अंग्रेजी यदि आप सीखना चाहें तो जरूर सीखें जी, लेकिन ये पाश्चात्य संस्कृति कभी भी हमें दुनिया में विश्व गुरु के स्थान पर नहीं पहुंचा सकती। ये मैकाले की शिक्षा पद्धति इसीलिए हमारे ऊपर लादी गई थी कि शिक्षा पर ही यदि वो कब्जा कर लेंगे उनकी शिक्षा पद्धति पर, तो कभी भी देश दुनिया का नेतृत्व करने लायक आत्मनिर्भर देश नहीं बन पाएगा। आप देखिए चाइना में आप जाइए, वहाँ सब चाइनीज में बात करते हैं, फ्रांस में जाइए फ्रेंच में बात करते हैं, जर्मनी में जाइए जर्मन में बात करते हैं, सब अपनी अपनी भाषा का उपयोग कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो हम सिर्फ अंग्रेजी में ही का उपयोग करेंगे और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ये बात पूरी तरह से निराधार है जी। इसलिए हिंदी को सभी मजबूत करें, युवा उसको समझते भी हैं, जानते भी हैं, उसका प्रयोग भी करें। और अंग्रेजी जहाँ पर बहुत आवश्यक हो अंग्रेजी से बात करना तो वो जरूर करें जी। लेकिन जहाँ पर हिंदी बोलने वाले को भी हिंदी आती है, समझने वाले को भी हिंदी आती है, उनसे अंग्रेजी में बातचीत करने का औचित्य क्या है? बिल्कुल ठीक। हिंदी दिवस पर आप यहाँ उपस्थित हैं तो शहर इंदौर का सौभाग्य है ही। बतौर उप मुख्यमंत्री आपके सामने सबसे पहली ठोस प्राथमिकता क्या रही जैसे आपका पदभार कर? मुझे स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा मिला था जी, और पहली प्राथमिकता यही थी कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो 30 बेड के होते हैं, ब्लॉक स्तर पर जो होते हैं, करीब 1.25 से 1.5 लाख पॉपुलेशन मापदंड है,
जिसके बीच में एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाया जाता है, उसको जिला अस्पताल की तरह सुविधा संपन्न बनाना, पर्याप्त डॉक्टर्स हों, पर्याप्त इक्विपमेंट्स हों, भवन अच्छे हों, ऑपरेशन होने लगे, इसको हम लोगों ने सबसे पहले टारगेट किया जी। जिससे कि जिला अस्पतालों में भीड़ कम हो, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बहुत लंबी दौड़ न लगानी पड़े और वहाँ पर उनको प्राइमरी और सेकेंडरी चिकित्सा सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सके। इसके लिए जो मानव संसाधन की कमी थी उसको हम लोगों ने वर्कआउट किया और उसको कैबिनेट से मंजूर कराया, उसकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की और आने वाले दिनों में हमारा लक्ष्य यही है कि टर्सरी केयर जो होता है मेडिकल कॉलेजेस में, किडनी जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जो होती हैं उससे संबंधित जो बड़े अस्पताल हैं वो तो हमारे यहाँ लगातार बढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी चिकित्सा सुविधाएं हम जरूर ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराएं जिससे कि स्वस्थ समाज का निर्माण हम कर सकें। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। डॉक्टरों की कमी दूर हो उसके लिए लगातार मेडिकल कॉलेज बढ़ाए जा रहे हैं। आपको ध्यान होगा 2003 के पहले मात्र 5 मेडिकल कॉलेज शासकीय थे, आज 19 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं और आने वाले दिनों में 8 और सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएंगे। निजी पूंजी निवेश में भी हम 13 जिलों में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं जी। तो उससे पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर्स यहाँ पर तैयार होंगे। ये तो आपके विभाग की एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी जिससे प्रदेश में चिकित्सकीय सेवाओं में एक नई क्रांति का प्रादुर्भाव होगा निश्चित ही। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छा सूत्र जो हमें दिया है आत्मनिर्भर भारत का, हम कहाँ अपने आप को आत्मनिर्भर प्रदेश के रूप में देखते हैं? मध्य प्रदेश से बीमारू राज्य का कलंक मिट गया है जी। आपको ध्यान होगा कि पहले मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था और अब तेजी से विकास करने वाले राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश है। सिंचाई की नहरों का जाल बिछ गया, विश्व स्तरीय शानदार 4 लेन की 8 लेन की सड़कें बन गई हैं जी। और 24 घंटे बिजली शहर में नहीं मात्र बल्कि गांवों में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो गई है जी। इससे हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है। मध्य प्रदेश का जो बजट है वो 3.25 लाख करोड़ का, जो कभी 25,000 करोड़ होता था, 3.25 लाख करोड़ का बजट हो गया है और इसीलिए मध्य प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में निवेश आ रहा है जी। मुख्यमंत्री जी ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किया, 10 संभागों में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश आए। इसका मतलब कि मध्य प्रदेश में बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। अब यदि उस सारे निवेश को जमीन पर उतारने में हम कामयाब हो जाएंगे तो औद्योगिक क्रांति होगी, सिंचाई की नहरों से हरित क्रांति हो रही है जी। और टूरिज्म के माध्यम से पर्यटन की क्रांति होगी। बिल्कुल 3 क्रांतियां जहां हो जाती हैं उस राज्य को आत्मनिर्भर बनने से कोई ताकत नहीं रोक पाती है। बिल्कुल ठीक। तो इन तीनों क्रांतियां हो सके इसके लिए जो जरूरी काम है हमारी सरकार कर रही है। तो आपका जहां तक व्यक्तिगत रूप से विशेषज्ञता मानी जाती है, ऊर्जा और खनन के क्षेत्रों में आपकी बड़ी विशेषज्ञता दक्षता मानी जाती है, वहां कैसा काम कर रही है सरकार? ऊर्जा के क्षेत्र में जैसा मैंने बताया कि 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, जितनी बिजली की आवश्यकता है उससे ज़्यादा बिजली का उत्पादन हो रहा है जी। दूसरे राज्यों को बिजली बेचने की स्थिति में भी हम लोग हैं। हमारे यहाँ सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी में भी बहुत तेज़ी से हम काम कर रहे हैं जी। सोलर एनर्जी स्टोरेज पंप में भी काम हो रहा है जी। तो कुल मिला के ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है मध्य प्रदेश, यदि हम ये कहें जी। तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। बिल्कुल। और माइनिंग में भी यहाँ पर बहुत पोटेंशियल है। यहाँ पर कोयला जितना हमारे यहाँ है जी किसी राज्य में नहीं है। बिल्कुल। सीमेंट हब है हमारा मध्य प्रदेश। रीवा, सतना, मैहर को आप देखें तो 40 मिलियन टन से ज़्यादा सीमेंट बनती है। बिल्कुल ठीक। और आयरन, मैग्नीज से लेके और कई ऐसे कीमती जो मिनरल्स हैं वो हमारे यहाँ है। भारत सरकार की जो खनिज नीति है उसके आधार पर लगातार ऑक्शंस हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां ऑक्शन में भाग ले रही हैं। यहाँ पर वो माइनिंग भी करेंगी और अपना इंडस्ट्री भी उससे संबंधित स्टील प्लांट और अन्य जो प्लांट लगाए जा सकते हैं वो लगे, इसके प्रयास वो भी कर रहे हैं और हम लोग भी उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो कुल मिला के माइनिंग और एनर्जी के माध्यम से ही औद्योगिक क्रांति होगी। बिल्कुल ठीक है। और जो मध्य प्रदेश एक पोटेंशियल राज्य है, ये हमारे यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। तो एयरपोर्ट
ऐसे इलाकों में भी बन के तैयार हो गए हैं जहाँ पर एयरपोर्ट नहीं होने से वहाँ की प्रगति प्रभावित होती थी, जहाँ माइनिंग है, मिनरल है, जहाँ पर वाइल्ड लाइफ है, जहाँ पर रिलीजियस टूरिज्म है, विंध्य क्षेत्र, वहाँ भी एक नया एयरपोर्ट बन गया है जी। और वहाँ से अब कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो टूरिज्म भी बढ़ेगा और माइनिंग में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा जी। और मध्य प्रदेश बराबरी के साथ विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा, एक लंबी छलांग लगाएगा। बिल्कुल, वो लगा ही रहा है आपके नेतृत्व में। एक दो सवालों को मैं जोड़ के पूछना चाहूंगा। विपक्ष को अक्सर बहुत सारी आलोचनाओं के पॉइंट आजकल मिल नहीं रहे हैं क्योंकि कुछ छोड़ा ही नहीं गया है, लेकिन फिर भी रोजगार को लेकर एक बड़ी सवाल उठता है युवाओं के मन में भी और विपक्ष के पास भी एक ही प्रश्न उठता है कि रोजगार रोजगार रोजगार, उसको कहाँ देखते हैं? देखिए, विपक्ष तो विरोध करने के लिए विरोध करता है जी, लेकिन उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि जब उनको मौका मिला था तो मध्य प्रदेश में बिजली जितनी जरूरत थी उससे कम बिजली थी जी। सड़कें गड्ढों से भरी हुई थी, लोग कहते थे बिहार से बदतर सड़कें मध्य प्रदेश की हैं और इसीलिए यहाँ पर निवेश नहीं आता था जी, और रोजगार के लिए निवेश जरूरी है। बिल्कुल ठीक। तो उन्होंने तो मध्य प्रदेश को उस स्थिति पे लाके खड़ा कर दिया था जहाँ पर मध्य प्रदेश कोई आना पसंद नहीं करता था। सिंचाई 7 लाख हेक्टेयर थी जो आज 55 लाख हेक्टेयर है जी। और सिंचाई एक ऐसी चीज है कि उससे धरती से दौलत किसान पैदा करता है जी। और किसान की भी गरीबी दूर होती है और किसान लोगों को काम भी देता है। किसान के जेब में जब पैसा आता है तो खरीदी बिक्री बाजार में बढ़ती है तो व्यापार बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है तो रोजगार के अवसर तैयार होते हैं। बिल्कुल ठीक। उद्योग में प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो जब मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ होती है तो भी रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो लगातार इरिगेशन में, लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रही है जिससे कि निवेश बढ़े, इरिगेशन बढ़े, टूरिज्म बढ़े तो उससे रोजगार के अवसर पैदा हो। तो हम तो रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं और जिन्होंने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था वो आरोप लगा रहे हैं तो उनको आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि बेरोजगारी की समस्या वास्तव में यदि पैदा की तो कांग्रेस और विरोध के विपक्ष में जो हमारे साथी हैं उन्होंने पैदा की। हम उस समस्या का समाधान कर रहे हैं तो हमें ही कटघरे में खड़ा करने का जो प्रयास करते हैं वो जनता के गले नहीं उतरता है। भारतीय जनता पार्टी संघ परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार से निकली हुई परंपरा, भगवा ध्वज का एक अनुशासन, वहां से आपका व्यक्तित्व आता है। आपको एक साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिक्षेत्र में भी एक सुदृढ़ व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता है। तो आपकी युवावस्था से, आपकी युवा राजनीति से ऐसा कौन सा व्यक्तित्व रहा जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर रहा? देखिए, राजनीति में तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व हमेशा से मुझे बहुत प्रभावित करता रहा है क्योंकि लंबे समय तक 40 साल वर्षों से ज़्यादा विपक्ष के नेता की भूमिका के रूप में उन्होंने वो कद बनाया था जो प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए लोगों से भी बड़ा व्यक्तित्व उनका दिखाई देता था। तो सिर्फ सत्ता पे रह के ही आप सार्वजनिक जीवन में अपनी छवि बना सकते हैं, इस मिथक को उन्होंने तोड़ दिया था और विपक्ष में रहते हुए भी एक कद्दावर नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष की प्रशंसा भी प्राप्त कर सकते और उनकी विपक्ष के लोग भी उनका लोहा मानते थे। हाउस में जब वो बोलते थे संसद के अंदर तो मंत्रमुग्ध होकर लोग सुनते थे। जब आम सभाओं में जनता को संबोधित करते थे तो बिना बुलाए लोग आते थे, भीड़ लगती थी। बिल्कुल। तो एक बड़ा आदर्श राजनीतिक व्यक्तित्व उनका रहा है। फिर जब प्रधानमंत्री बने उन्होंने तो प्रधानमंत्री सड़क योजना से लेकर कई ऐसी योजनाएं उन्होंने बनाई। पोखरण में परमाणु का विस्फोट करके दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को उन्होंने पुनर्स्थापित किया। तो एक आदर्श व्यक्तित्व वो रहे हैं। उनकी जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है और निश्चित रूप से जब भी उनको सुना जाता है, एक आदर्श नेता, शुचिता की राजनीति जी, जो हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, उस दिशा में सभी को एक दिशा मिलती है। बहुत शीघ्र से आपको बहुत सारे लोगों को पुरस्कृत करना है विनय उजाला नेशन बिल्डर अवार्ड में। अंतिम चलते चलते 2 सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा युवा वर्ग है जो राजनीति की तरफ आकर्षित हो रहा है, उधर आना चाहता है। अच्छी वक्तव्य श्रृंखला युवाओं में देखने को मिल रही है इस वक्त पे। युवा संसद में बड़े बहुत अच्छे युवा सामने आ रहे हैं। ऐसे युवा जो राजनीति के क्षेत्र में आना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके प्रति आपका क्या संदेश होगा? युवाओं का राजनीति में आना बहुत जरूरी है क्योंकि अब देश दुनिया का नेतृत्व करने लायक देश बन के तैयार हो रहा है जी।
आर्थिक महाशक्ति भी बन रहा है और दुनिया भारत के नेतृत्व का लोहा भी मान रही है जी। और इसलिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। युवाओं को आगे आना चाहिए और उन्हें बहुत ही एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे आना चाहिए। देश को किस तरीके से हम ऊंचाई पर जो पहुंच रहा है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत समझदार लोगों की आवश्यकता है जी। तो इसलिए आगे आएं, राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और बहुत ही पॉजिटिव मेंटालिटी के साथ अपनी भविष्य के रास्ता तय करें। लोकतंत्र के चौथे प्रहरी के रूप में विनय उजाला ने अपने 16 वर्ष पूरे किए हैं और 12वां वर्ष ये है नेशनल बिल्डर अवार्ड्स का, जिसके प्रति पूरे देश से बहुत लंबा अच्छा प्रतिसाद मिलता है, प्रविष्टियां आती हैं। हिंदी के एक अखबार के रूप में, सजग प्रहरी के रूप में ये सफर तय हुआ है। हिंदी भाषा के जो पढ़ने वाले हैं, साहित्य को पढ़ने वाले हैं, अखबार को आज भी पढ़ने वाले लोग हैं जब दुनिया मोबाइल पे सिमट गई है। चलते चलते विनय उजाला के पाठकों के लिए और व्यू शो के दर्शकों के लिए जो हिंदी को बड़ा अपनी माँ के स्वरूप में मानते हैं, आपका एक संदेश। विनय उजाला ने पिछले 16 वर्षों में जो अपना स्थान बनाया है, जो भरोसा पाठकों और लोगों के बीच में विनय उजाला के प्रति स्थापित हुआ है, वो उनके समर्पण, उनकी एकाग्रता और पत्रकारिता एक मिशन है, उस पर फोकस होकर जो काम हुआ है उसी के कारण ऐसा संभव हो पाया है। क्योंकि विश्वसनीयता जनता के बीच में स्थापित करना कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत ईमानदारी के साथ काम करना पड़ता है। विनय उजाला ने इस स्थान को प्राप्त किया है, पत्रकारिता को सार्थक किया है उन्होंने चौथे स्तंभ के रूप में। लोकतंत्र को यदि वरदान बनाना है तो सिर्फ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के ही दम पर लोकतंत्र वरदान नहीं बनता है, पत्रकारिता का भी बहुत बड़ी भूमिका है। तो इस पत्रकारिता के क्षेत्र में विनय उजाला ने जिस तरह से अपनी भूमिका निभाई है, मैं उन्हें बधाई देता हूं और 16 वर्ष सफलता के गौरवशाली पूर्ण होने पर बधाई के साथ साथ आने वाले वर्षों के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। बहुत धन्यवाद सर। तो आप थे हमारे प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्रद्धेय राजेंद्र शुक्ल जी, जो हिंदी दिवस के अवसर पर और विनय उजाला नेशनल बिल्डर अवार्ड के अवसर पर इंदौर पधारे हुए हैं। मिलते रहेंगे ऐसी ही विभूतियों से जो आपसे लगातार भाषा पर, संस्कार पर, लालित्य पर, साहित्य पर बातें करते रहेंगे।